हाँ जी, नमस्ते। मैं अजय शर्मा वापस से आपका स्वागत करता हूँ। और लक्ष्य आरएस में हम छोटी छोटी सी बातें फिर से करते हैं। छोटी छोटी सी बातों में अब हम चलते हैं राजस्थान का एक परिचय जो हमने किया, उसी में थोड़ी सी और बात करते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे पास में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जितनी भी ये सब चीज़ें चलती हैं, जितने विकास कार्य हो रहे हैं, जितनी घोषणाएं हो रही हैं, ये सब जो होती हैं उसके पीछे एक ही चीज़ होती है और वो होता है रुपया, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान युग जो है वो आर्थिक युग है। तो आर्थिक युग की बात हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात करें हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब होता है एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य यदि जोड़ लिया जाए तो जीडीपी कहलाती है। तो कुल मिला के बात आती है हमारे पास में एक देश एक वर्ष, फिर उत्पादन, जो उत्पादन हुआ उसको दो पार्ट करेंगे, आपकी वस्तुएं और सेवाएं, इनका मौद्रिक मूल्य। इसको जोड़ दिया जाता है तो देश की जीडीपी कहलाती है। अब उसी तरह से राज्य की निकालेंगे। तो जब हम राज्य की बात करेंगे तो हमारे पास में बात यह आती है कि वही राज्य की यदि हम बात करें तो एक राज्य में एक वर्ष की अवधि में जितना उत्पादन हुआ उसके मौद्रिक मूल्य का जोड़ निकाल लें तो जीएसडीपी कहलाती है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब इसको दो मूल्यों के ऊपर निकाला जाता है, यानी कि दो तरीके से निकाला जाता है इसको। एक चालू मूल्यों पे, यानी कि जो वर्तमान समय में इस वर्ष में जो चल रहे हैं उन मूल्यों के ऊपर निकाला जाए तो उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्यों के ऊपर। अभी जितनी भी वस्तुएं सेवाएं हैं उसको वर्तमान मूल्यों के ऊपर ही निकाला जाए तो प्रचलित मूल्यों के ऊपर। इसी का एक दूसरा तरीका होता है स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्य का मतलब होता है किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है। जैसे अभी हमारा 2011-12 जो है वो आधार वर्ष है। इस आधार वर्ष के मूल्यों को आधार मानते हुए, यानी कि उनको हम 100 के बराबर स्टैंडर्ड मान लेते हैं सूचकांक की तरह से, और उसके आधार पर हम तुलना करके वर्तमान मूल्यों की जानकारी लेते हैं और वर्तमान मूल्यों पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरीके आते हैं जीएसडीपी ज्ञात करने के। एक वर्तमान मूल्यों के ऊपर, यानी कि जो प्रचलित मूल्य हैं अभी बाजार में उसके ऊपर, और दूसरा हमने किया कि एक वर्ष को आधार वर्ष मान लिया, 2011-12 को हमने आधार वर्ष माना और उसको 100 मानते हुए तुलना करेंगे और उसके आधार पर हम वर्तमान जो है निकालने की कोशिश करेंगे मूल्य और आय। अब यदि हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 साल की तुलना करें, 2018-19 से यदि हम तुलना करें तो एक बार पोजीशन देखते हैं। स्थिर मूल्य 2011-12 के ऊपर यदि हम बात करें, करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, बात करें राज्य की घरेलू उत्पाद की, 6,43,278 करोड़ रुपए, 6,76,785 करोड़ रुपए, यहां से यहां बढ़ी 6,63,515 करोड़ रुपए, नीचे 7,38,922 करोड़ रुपए और 7,99,449 करोड़ रुपए। हल्का सा बीच में डाउन हुआ और वापस उठ गया। डाउन कब हुआ हमारा? 2020-21 में। क्यों हुआ? सभी लोग जानते हैं, रीजन सबको पता है। जो कोरोना वाला पीरियड था
वो था महामारी के कारण हमारे भारत में ही क्या सारे ही देशों में कम हुई थी आय, और फिर भारत में जब आय कम हुई तो राजस्थान में भी होना स्वाभाविक है। तो इस वजह से बीच में कम हुई और उसके बाद में वापस से बढ़ना चालू हो गई। प्रचलित मूल्यों पर यानी कि वर्तमान मूल्यों की यदि हम बात करें तो 9,11,519 18-19 की बात करते हैं, 9,98,679, फिर इसके बाद में 10,19,442 यहाँ पर बड़ी है। यदि प्रचलित मूल्यों के ऊपर देखेंगे तो मूल्य कंटिन्यू बढ़ते हुए होते हैं। यहाँ पे नॉन स्टॉप जब मूल्य बढ़ रहे होते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगी, चाहे उत्पादन थोड़ा कम भी हो जाएगा तो मूल्य उतने बढ़ के और उसके बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इस पीरियड में जो थे कोरोना काल में मूल्य भी जो है काफ़ी तेज़ गति से बढ़े थे वस्तुओं सेवाओं के। तो यहाँ पर आती है 10,19,442 करोड़ रुपए, फिर बढ़ती है हमारी 12,18,113 करोड़ रुपए और 14,13,620 करोड़ रुपए। तो इन दोनों में थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है कि जो आधार मूल्यों के ऊपर होता है वो वास्तविक मूल्य होते हैं। 11-12 से तुलना की जाएगी तो वहाँ पे वास्तविक आय आती है, तो वो बीच में कम हुई और फिर वापस से बढ़ी। जबकि प्रचलित मूल्यों के ऊपर वर्तमान मूल्य होते हैं, वर्तमान मूल्य लगातार बढ़ते हुए होते हैं, तो सामान्यतः ये आय भी जो होती है वो बढ़ती हुई होती है। चाहे उत्पादन थोड़ा कम भी हो जाएगा तो भी हमारी आय जो होगी वो बढ़ती हुई प्राप्त होगी, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें जो होती है वो उसको ज़्यादा मात्रा में शो करती है रुपए में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की यदि हम बात करें तो उसमें वृद्धि कितनी हुई प्रतिशत में, स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। यहाँ पर 2.43% बढ़ा, फिर 5.21%, अब ये कोरोना की वजह से जो था वो कम हो गया था, फिर वापस 11.36 और 8.19। तो ये हमारी प्रगति बता रहा है। पिछले साल की तुलना में हम ज़्यादा प्रोग्रेस पे हैं, कम प्रोग्रेस में है। तो यदि यहाँ की स्पीड देखी जाए 2.43 कम थी, ये बढ़ी, बीच में कम हुई, फिर बढ़ी और 8.19, यानी कि अभी हमारी जो विकास की दर है ऐसा कुछ नहीं, कम नहीं कह सकते, हमारी बहुत बढ़िया रेट मानी जाती है। अब यदि हम बात करें प्रचलित मूल्यों के ऊपर तो 9.49, 9.56। अब जैसे हम इसको देखेंगे तो बड़ी तो थी वो, लेकिन यहाँ पर बढ़ने की दर मात्र 2.08% आ रही है, यानी कि उत्पादन हमारा कम हुआ। मूल्य बढ़े तो भी जो नेट हमारी ग्रोथ आती है वो आ रही है 2.08, फिर आ रही है 19.50 और 16.04। तो हमारे को जो ध्यान रखना है, अभी वर्तमान समय में जो हमारी वृद्धि दर रही जीएसडीपी की वो पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम रही है, और यहाँ से यहाँ तक जो एकदम से बढ़ी दोनों ही जगह पे, तो हमारे को एकदम से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये वृद्धि जो है अस्वाभाविक प्रकार की है, क्योंकि कोरोना काल में सारे ही व्यापार ठप हो गए थे। उसके बाद में वापस व्यापार आएंगे तो सामान्य यदि स्तर के ऊपर भी आते हैं तो भी गैप क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रतिशत हमारे को ज़्यादा नजर आएंगे। जबकि देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, यदि इसकी तुलना इसके साथ में की जाए, इसकी तुलना इसके साथ में की जाए, तो ऐसी स्थिति में ये वृद्धि दर जो है हमारी कम नहीं है, काफ़ी वृद्धि दर अच्छी मानी जाएगी इसको। ये वाली अस्वाभाविक इसलिए हुई क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद में हुई और अर्थव्यवस्था ने अपनी स्पीड को वापस से पकड़ने की कोशिश की, इसलिए ये दरें ज़्यादा आ रही हैं हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सकल राज्य मूल्य संवर्धन स्थिर यानी कि 2011-12 बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को समझनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था जो होती है, इस अर्थव्यवस्था को यदि हम 100 के बराबर बांट दें तो 3 क्षेत्र जो होते हैं इसमें हमारे को देखने होते हैं कि 1, 2 और ये 3। तो 3 क्षेत्र में हमारे आएंगे प्राथमिक यानी कि कृषि क्षेत्र होता है, प्राथमिक को हम कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है उद्योग जिसको द्वितीयक या गौण क्षेत्र बोलते हैं, और फिर हमारे पास में आता है सेवा क्षेत्र। अब जैसे कृषि है, इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागान, वानिकी, खनन, मछली पालन और इसके अलावा जो होती है मधुमक्खी पालन, और इन सब चीज़ों को हम जो है कृषि के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो कृषि, पशुपालन वगैरह सब इसमें आएंगे। उद्योग में जितने भी विनिर्माण और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होंगी वो सारे के सारे उद्योग में आएगी। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नाई, मोची, धोबी, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, आपके होटल व्यवसाय, वो सब के सब आएंगे सेवा क्षेत्र में। तो इस तरह से हम अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। तो जब हम इसको 3 क्षेत्रों में बांटेंगे तो 100% जो है वो जीडीपी इन 3 क्षेत्रों में बटेगी। तो हमने इस 100% को इन 3 भागों में बांटा।
तो यहाँ पर हमारी स्थिति जो आती है कृषि में, यदि 2000 ये हम बात करें 18-19 वाली जो थी उसकी, तो अभी हम लेटेस्ट यदि बात करें तो उसमें इस तरह से आती हैं। जो कृषि है वो 28.50% का योगदान दे रही है, उद्योग जो है वो 27.76% का योगदान दे रहे हैं, जबकि सेवाएं जो है वो 43.74% का योगदान वर्तमान साल में दे रही है। अब यदि इससे तुलना करें तो यहाँ पे कृषि का जो है हिस्सा थोड़ा कम हुआ है और उद्योगों का हिस्सा जो है वो भी थोड़ा कम हुआ है, जबकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का हमारे यहाँ पे विस्तार हुआ है। किसी भी देश का या राज्य का जब विकास होता जाता है, तेज गति से उसकी आय बढ़ती है, तो कृषि का क्षेत्र की आय जो होती है वो कम होती जाती है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की आय जो होती है वो बढ़ती हुई प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ये तो हुई हमारी 11-12 ईयर की बात करते हैं उससे, यानी कि बेस ईयर के ऊपर इतना रहा। अब हम बात करते हैं इन तीनों ही क्षेत्रों की। अब की बार हम बात करते हैं जो प्रचलित मूल्य है उसके आधार के ऊपर हम बात करते हैं, प्रचलित मूल्यों के ऊपर। जो वर्तमान समय में जो मूल्य प्रचलित है उसकी यदि हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास में आता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, उसका 28.95% योगदान है। यदि द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं उद्योगों की तो 27.31% योगदान है, और तृतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की तो 43.74%। यदि यहाँ पर देखते हैं तो कमी हो रही है, 27.45 से 27.31 कमी की तरफ जा रहे हैं, जबकि ये देखा जाए तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है। 43 दोनों में था, लेकिन 0.16 से 0.74 में हमारे यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि कृषि का योगदान थोड़ा सा कम हुआ है, हल्का सा। उद्योगों में भी हमारी थोड़ी सी कमी हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र का हमारे यहाँ पे विस्तार हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि कृषि और उद्योगों में कोई कमी होगी। नो, उत्पादन अभी भी दोनों का बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र जो था उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उसके परसेंटेज क्या हो गए, बढ़ गए। तो वृद्धि होने के बावजूद भी तृतीय क्षेत्र की जो स्पीड है वो इन दोनों से ज़्यादा है, ये हमारे को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, अब ये तो कुल था, सकल था, अब इसमें शुद्ध निकाल लेते हैं। यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, जितनी भी टूट फूट गिसावट वगैरह जो भी हुई, डेप्रिसिएशन का मतलब जो नुकसान हुआ, यदि उसको घटा दिया जाए कुल उत्पादन में से, तो हमारे पास में शुद्ध उत्पादन आ जाता है। तो हमारे पास में दो स्थितियाँ आती हैं कि अभी वर्तमान समय में शुद्ध उत्पादन देखा जाए तो 6,94,771 करोड़ स्थिर मूल्यों के ऊपर, यानी कि 11-12 के मूल्यों के ऊपर, और 12,59,527 करोड़ ये है हमारे प्रचलित यानी कि वर्तमान मूल्यों के ऊपर। पिछले साल से यदि तुलना की जाए 668 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार बढ़ गया है, और ये भी बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय। यदि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग लगा दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं सामान्य भाषा में, एक साल में एक देश में, या अभी राज्य की बात करें तो एक राज्य में एक व्यक्ति को कितने पैसे मिलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की औसत आय कितनी होती है साल भर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, तो वो तो पूरे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। और यहाँ पे एक व्यक्ति की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की आय को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, राज्य की आय में जनसंख्या का भाग लगा दीजिए तो राज्य की एक व्यक्ति की आय प्राप्त हो जाएगी। तो स्थिर मूल्यों पर हमारे पास में है 86,134 रुपये, जबकि यदि हम प्रचलित मूल्यों की बात करते हैं तो 1,56,149 रुपये वर्तमान समय में। पिछले साल की तुलना में ये बड़ी है, और ये भी पिछले साल की तुलना में बड़ी है। ये वर्तमान वाली जो आय है ये हमारे को थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो आ रहा है हमारा लाख मैट्रिक टन में। तो 253.99 लाख मैट्रिक टन जो है ये 2022-23 की प्रोग्रेस हमारे पास में आ रही है। पिछले साल की तुलना में इसमें भी हमारे वृद्धि हुई है। 231.52 था, अब बढ़ के 253.99 यानी कि 2022-23 में हमारे पास में उत्पादन में वृद्धि हुई है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की यदि हम बात करें तो ये भी हमारे पास में बढ़ रहा है 133.97 की जगह पे 134.66, यानी कि उद्योगों में हमारा उत्पादन बढ़ा है, यानी कि सूचकांक में हमारी वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक की यदि हम बात करते हैं तो 21-22 की तुलना में 22-23 में हमारे देखा जाए तो वृद्धि हो रही है स्थिर मूल्यों के ऊपर भी और चालू मूल्यों में यदि देखा जाए। प्रतिशत परिवर्तन की यदि हम बात करें तो प्रतिशत परिवर्तन में वृद्धि तो हुई है 4.60%, लेकिन पिछले साल की तुलना में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। थोक मूल्य सूचकांकों में पिछले साल की तुलना में यहाँ पर देखा जाए तो 9.93 आ रहे हैं, यहाँ पे 4.60, तो वृद्धि तो है लेकिन 4.60 इससे तुलना में कम आ रही है हमारे पास में। नेक्स्ट आता है अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा, यानी कि राजस्थान की एक साल में कितनी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है हमारी, हम उसकी बात करें तो पहले थी 23,452 मेगावाट, 23,452 मेगावाट, और अभी दिसंबर 22 तक की यदि हम बात करें 22-23 की तो हमारे पास में आ रहा है 23,487 मेगावाट, यानी कि पिछले साल की तुलना में हमारी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता जो है वो बढ़ी है कुछ मात्रा में। लेकिन यहाँ से यदि डिफरेंस देखा जाए तो ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो कम है, लेकिन वो स्वाभाविक भी है क्योंकि यहाँ पर जो है 20-21 से 21-22 में जब हम जाते हैं तो कोरोना के बाद की स्थिति आती है तो उत्पादन बढ़ना स्वाभाविक है एकदम से, जबकि यहाँ से यहाँ तक में फिर वो सामान्य गति में हम आ जाते हैं। अब हम चलते हैं भारत और राजस्थान की थोड़ी सी कंपेयर करते हैं कि हम दोनों में यदि तुलना करें तो उसके हिसाब से हमारी स्थिति क्या आ रही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की यदि हम बात करें तो भारत की आ रही है हमारे पास में 273 लाख, जबकि राजस्थान की है 14 लाख। तो 273 लाख 7,751 करोड़ रुपए, यानी कि 273.08 लाख करोड़ रुपए, जबकि हमारी है 14.14 लाख करोड़ रुपए। ये कंपैरिजन करें तो जीडीपी की, भारत की जीडीपी की राजस्थान से, तो हम उसके 10वें से भी कम भाग में आ रहे हैं, जबकि हमारा क्षेत्रफल जो है 10.41% है, तो 10वां होता तो 27.3 हमारे होना चाहिए, तो उस हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से कम है। प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करते हैं तो भारत की आती है 1.35, जबकि अभी हमने राजस्थान की जो थी वो प्रति व्यक्ति आय की हमने बात की थी 1.56, 149 जो है वो है, यानी कि मान लिया हमने 1.5 लाख से ऊपर है हमारी, तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी ज़्यादा आ रही है उससे। सकल घरेलू उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, भारत में जो है सकल घरेलू उत्पादन में 15.4% की वृद्धि हो रही है, जबकि राजस्थान में 16.4 की। प्रति व्यक्ति आय में भारत में 5.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे 6.94। पिछले साल की तुलना में, अभी की बात कर रहे हैं हम 2021-22 की तुलना में 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो भारत से जब भी तुलना कर रहे हैं हम इसमें तो राजस्थान ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी राजस्थान ऊपर आ रहा है। तो चाहे घरेलू उत्पादन की बात करें या प्रति व्यक्ति आय की बात करें, परसेंटेज वाइज राजस्थान की स्थिति भारत से बेटर है। अब तीनों क्षेत्रों की हम बात करें वृद्धि की बात, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तीनों की बात करें, कृषि द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा की बात करें, तो भारत में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में 18.11% और राजस्थान में हुई 28.95%, यानी कि राजस्थान भारत से इस मामले में, कृषि के मामले में आगे चल रहा है। उद्योगों में हमारे यहाँ भारत में हुई 28.48%, जबकि राजस्थान में 27.31%, यानी कि हम भारत की तुलना में थोड़े से यहाँ पर पिछड़ गए हैं। और यदि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो भारत में वृद्धि हुई 53.41% और राजस्थान में हुई 43.74%। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कृषि में पिछले साल में भारत की तुलना में राजस्थान में प्रगति अच्छी रही, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में पूरे भारत का औसत जो है हमारे राजस्थान से ज़्यादा अच्छा रहा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं। हम 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में हमने कहा कृषि क्षेत्र होता है, तो कृषि क्षेत्र में हमने बात की थी कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ये सब के सब जो होते हैं वो कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। कृषि क्षेत्र का हिस्सा यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में है 28.95%। द्वितीय क्षेत्र जो है जिसको उद्योग क्षेत्र कहते हैं, गौण क्षेत्र भी कहते हैं, इसका हिस्सा जो है जीडीपी में, यानी कि राजस्थान की जो जीएसटी है
GSDP, इसमें इसका हिस्सा आता है 27.31%। अब इसमें जो होता है, यदि उद्योगों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें फिर ये बाकी क्षेत्र आते हैं, विनिर्माण, निर्माण, अभी हम इसकी फिर बात करते हैं, और खनन और उत्खनन, इनकी यदि हम बात करें तो विनिर्माण सबसे ज़्यादा 41.26%, निर्माण 32.76% और खनन और उत्खनन जो है 12.60%। अभी इसके नीचे हम और आगे चलेंगे। तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का। यदि टोटल आय है तो उसमें से 43.74% आय जो है वो तृतीय क्षेत्र की है। अब इस तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में यदि हम बंटवारा करते हैं तो इस तरह से आता है। अन्य सेवाएं आती है 27.69%, वित्तीय सेवाएं यानी कि बैंक और आपकी बीमा कंपनियां वगैरह यदि उन सब की हम बात करें तो 24.62%, और तीसरी जो है व्यापार, होटल, जलपान गृह की यदि हम बात करते हैं तो वो आती है 19.57%। अब इसी के नीचे हम आगे चल रहे हैं कि हमने कृषि को यदि बांटा, कृषि क्षेत्र की जो आय है, तो कृषि में फसल जो है उससे यदि आय प्राप्त होती है तो वो होती है 46%, जबकि पशुपालन 46.41%। यानी कि कृषि में जो सबसे ज़्यादा आय देने वाला भाग है वो है पशुपालन। तो फसलों से भी ज़्यादा आय जो है वो पशुपालन से प्राप्त होती है। फिर वानिकी से 7.20% यानी कि जंगलों से प्राप्त होने वाली आय, और मछली पालन से हमारे यहाँ पे आय जो होती है वो बहुत कम होती है। अभी हमने बात की थी दूसरा द्वितीय क्षेत्र की हमने बात की, तो द्वितीय क्षेत्र में जो है हमने बताया कि विनिर्माण से 41.26%, निर्माण से 32.76%, खनन और उत्खनन से जो होती है 12.60%। इसके आगे हम चलते हैं, विद्युत और गैस जो है उसमें जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, इन सबको शामिल कर दें तो 13.38% जो है आय इन सब चीज़ों से प्राप्त होती है। उसी तरह से यदि हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, तो अन्य सेवाएं जो थी उसमें 27.69%, वित्तीय सेवाएं 24.62%, व्यापार, होटल, जलपान गृह से 19.57%। फिर आगे चलते हैं, लोक प्रशासन से 11.78%, परिवहन और भंडारण से 7.07%, स्थावर संपदा, आवासीय गृह हो सकता है और बाकी जो हो सकती है उससे 9.27%। यानी कि हमने इसको और टुकड़ों में बांट दिया। तो जब कृषि को बांटेंगे तो इस तरह से 4 हिस्सों में बांटेंगे, उद्योग को बांटेंगे तो 4 हिस्सों में बांटेंगे, सेवा क्षेत्र को बांटेंगे तो 6 हिस्सों में बांट के, और फिर उसकी आय की तुलना हमारे द्वारा यहाँ पे की जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट के और तीनों क्षेत्रों का अलग अलग हिस्सा देखा कि कौन से हिस्से में कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास में आ रही है। तो ये हुआ राजस्थान की एक आर्थिक समीक्षा, यानी कि आर्थिक दृष्टि से हमने भारत से भी कंपेयर किया, राजस्थान में भी किया, राजस्थान के 3 अलग अलग क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उन तीनों में भी हमने कंपैरिजन किया। तो ये हुई राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात। फिर छोटी छोटी सी बात करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।